हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी प्यारे बच्चों का विजय एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत। मोस्ट वेलकम है स्टूडेंट्स। तो अपन लोगों ने राजस्थान लैब असिस्टेंट वैकेंसी के रिगार्डिंग केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन कर रहे थे और आज इसी कड़ी में अपन लोग 2018 का अपना जो पेपर हुआ था उस क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे। स्पेशली यदि मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो अपन के बच्चों 30 से 35 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पेपर में केमिस्ट्री की 10 यूनिटों से पूछे गए थे। आज उन्हीं क्वेश्चनों का अपन लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चनों की डेप्थ किस लेवल तक अपन से पूछी जा रही है। प्रत्येक क्वेश्चनों को ध्यान से समझेंगे, उसकी आसपास की थ्योरी को डिस्कस करते हुए हर एक ऑप्शन को इतनी ध्यान से समझेंगे कि मोस्ट प्रोबेबल अपन से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो मैं आज की क्लास प्यारे बच्चों स्टार्ट करता हूं और पेपर है अपना राजस्थान लैब असिस्टेंट 2018 का। ठीक है, उसके केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वो इस क्लास में अपन लोग डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों मैं स्टार्ट करता हूं आज की क्लास। ये रहा प्यारे विद्यार्थियों पहला क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने यूनिट वाइज डिस्कशन करने का प्रयास किया है प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले मैं लूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपनी पहली यूनिट, उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल। एंड सेकेंड यूनिट है प्यारे विद्यार्थियों अपने पास ब्लॉक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन अपन से पूछे जाएंगे। इन्हीं क्वेश्चनों के साथ स्टार्ट करता हूं बच्चों मैं आज इस क्लास को। और पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है? इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड्स इंडिकेट द वैल्यू ऑफ। अब प्यारे विद्यार्थियों अपन को पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में अपने पास कुल 118 तत्व होते हैं जिनको अपन लोगों ने 18 ग्रुपों में और 7 पीरियडों में वेल मैनर में अरेंज करते हुए इस तरह से डिस्कस किया है कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉकों के अकॉर्डिंग अपन लोग इन तत्वों को डिटेल में एनालिसिस करते हैं। और यदि मैं बात करूं पीरियड्स की तो पीरियड प्यारे विद्यार्थियों सबसे इस तरह से व्यवस्थित है कि 1 2 3 4 5 6 7 तक अपने पास पीरियड रहते हैं और 1 to 18 तक अपने ग्रुप रहते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पीरियड को व्यक्त करने के लिए मैं किस क्वांटम नंबर का प्रयोग करता हूं। अब सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों किसी भी अपन लोग डिस्कस करें यदि एलिमेंट का, तो एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिखने के समय अपन लोग जब उसकी मैक्सिमम एन की वैल्यू देखते हैं, किसकी वैल्यू को देखते हैं सर? मैक्सिमम एन की वैल्यू देखते हैं। और अधिकतम जो एन की वैल्यू रहती है वही उस तत्व का मैं बात करता हूं उसका पीरियड होता है। यदि मैं बात करूं आपके नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है सर मेरे पास 1s2 2s2 और 2p क्या रहता है सर? 2p मेरे पास 3 रहता है। अब जैसे ही 2p 3 है तो यहां पर n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है सर? n एक तो है मेरे पास 1s है, 2s है और 2p है। तो मतलब क्या है कि n सबसे ज्यादा सर मेरा सेकेंड है। अब अपन को ये देखना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसका पीरियड डिसाइड करती है। तो नाइट्रोजन के केस में प्यारे विद्यार्थियों इसका पीरियड सेकेंड हुआ। सेकेंड इसलिए हुआ क्योंकि मुझे मैक्सिमम n की वैल्यू देखनी थी। अब n किसको रिप्रेजेंट करता है सर? n मेरा रिप्रेजेंट करता है मुख्य क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही प्यारे विद्यार्थियों n को रिप्रेजेंट करता है। और n की वैल्यू से ही मैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट का पीरियड पता लगाता हूं। तो इनडायरेक्टली आवर्त या पीरियड को पता लगाने के लिए कौन सी क्वांटम संख्या का प्रयोग किया मैंने सर? एन का आपने प्रयोग किया, ना कि एल का, ना कि एम का और ना कि एस का। अपने पास 4 क्वांटम नंबर होती है, उसमें से एन जिसको मुख्य क्वांटम नंबर कहा जाता है उसी का प्रयोग प्यारे विद्यार्थियों किसी भी एलिमेंट के आवर्त का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यदि मैं इसको इस तरह से समझाने का प्रयास करूं स्टूडेंट्स तो अपने पास रहता है कि आवर्त को इंडिकेट करने के लिए पीरियड को व्यक्त करने के लिए बच्चों किसका उपयोग किया जाता है? व्यक्त करने के लिए एन का प्रयोग किया जाता है। इस एन को क्या कहते हैं सर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, ओके सर। यदि आप लोगों से पूछ ले कि किसी भी एलिमेंट को मुझे पीरियड पता लगाना है तो कौन से प्रकार की क्वांटम नंबर का प्रयोग किया जाता है, तो सर मेरे को व्यक्त किया जाता है एन, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। यदि मैं एग्जांपल आप लोगों से डिस्कशन करने का प्रयास करूं तो नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन का सबसे पहले किसी भी एलिमेंट को आप लोगों से पूछ ले कि इसका आवर्त कौन सा रहेगा तो दिए गए प्रत्येक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। सबसे पहले उसका जेड पता कीजिए, मतलब परमाणु संख्या कितनी है। परमाणु संख्या पता लगाने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें आप लोग। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद यह पता कीजिए कि उसकी मैक्सिमम एन की वैल्यू कितनी आ रही है। 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है। जो भी मैक्सिमम एन की वैल्यू आ जाए
उस पर्टिकुलर एटम के लिए वही उसका पीरियड होगा। और यहाँ पर n किसको निरूपित कर रहा है सर? n निरूपित कर रहा है मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पर n किसको निरूपित, नाइट्रोजन की बात करूं तो सर इसका परमाणु क्रमांक होता है अपने पास 7 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा मेरे पास प्यारे विद्यार्थियों, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो रहेगा वो रहेगा 1s2 2s2 और बच्चों 2p3। और यहाँ पर n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है सर? n की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 2 है। तो बच्चों ये इसका सेकेंड पीरियड का एलिमेंट कहलाएगा। कौन से पीरियड का सर? सेकेंड पीरियड का एलिमेंट कहलाएगा नाइट्रोजन। और यही एग्जांपल यदि मैं ऑक्सीजन को लेकर के बच्चों सल्फर की बात करूं तो सल्फर में मेरे पास किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है सर? सबसे पहले इसके लिए जेड रहता है मेरे पास 16 और इस 16 के कोरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा 1s2 2s2 2p6 और प्यारे विद्यार्थी 3s2 और 3p बच्चों क्या आ जाएगा सर? 3p4 आ जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू इसकी n की कौन सी है सर? 3 है। और यही बच्चों इस बात को इंडिकेट करता है कि इसका पीरियड कौन सा रहेगा सर? इसका पीरियड रहेगा मेरे पास फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। कौन सर? सल्फर मेरा फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। इसी तरह से प्यारे विद्यार्थियों पोटेशियम की बात करें तो सर इसमें आर्गन और इस आर्गन के बाद सर इसमें 4s1 इलेक्ट्रॉन आता है। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों इसके लिए n की वैल्यू 4 है और ये मेरा फोर्थ पीरियड का एलिमेंट कहलाता है। कौन से पीरियड का सर? फोर्थ पीरियड का एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, तो मैं यही बात आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। किसी भी एलिमेंट के कोरेस्पॉन्डिंग उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के दौरान जो मैक्सिमम वैल्यू n की आती है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को प्रदर्शित करती है और वो ही मेरा पीरियड कहलाता है। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों इसका जो ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा सर मेरे पास ऑप्शन नंबर प्यारे विद्यार्थियों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका सी ऑप्शन जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ओके सर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ही n कहा जाता है। अब मैं पढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस एंड सल्फर फॉलोज द ऑर्डर कि तत्व जिसमें कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस और सल्फर के परमाणु आकार का सही क्रम क्या होगा। अभी तक बच्चों अपन लोगों ने बहुत सारे पेपरों का डिटेल में एनालिसिस किया है और उसमें मैंने आप लोगों को यह समझाया है कि किसी भी एलिमेंट के यदि अपन लोग पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियड्स के दौरान लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है और एटॉमिक साइज कम रहती है। यदि मैं यही कॉन्सेप्ट ग्रुप में लगाने का प्रयास करूं तो अप टू डाउन जाने पर मेरा जेड इफेक्ट की वजह से मैं उसको चेक नहीं करूंगा, मैं चेक करूंगा एन, मतलब नंबर ऑफ सेल लगातार इंक्रीज हो रहे हैं जिससे बच्चों साइज बढ़ती जाती है। अब ये एलिमेंट कौन कौन से क्या है सर, ये मैं बात करता हूं। यदि इसको पूरा डिटेल में समझते हैं प्यारे विद्यार्थियों इस तरह से, ये तो हो गया मेरे पास एक पीरियड और यही बच्चों होता है मेरे पास यदि मैं ग्रुप की बात करूं तो ये होता है सर अप टू डाउन मेरे पास ग्रुप। ठीक है, ओके सर। अब पीरियड को मैं यदि आप लोगों से डिस्कशन करूं तो ये है मेरे पास पीरियड और इस पीरियड में मुझे पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर मेरा सर जेड इफेक्ट की वैल्यू जो है लगातार इंक्रीज हो रही है। प्रभावी नाभिक की आवेश मेरा लगातार बढ़ रहा है। अब जब प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ रहा है तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग साइज में प्यारे विद्यार्थियों लगातार डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। और यही कॉन्सेप्ट यदि मैं आप लोगों से डिस्कशन करूं किसके कोरेस्पॉन्डिंग सर? वर्ग्स के कोरेस्पॉन्डिंग या ग्रुप के कोरेस्पॉन्डिंग। तो ये वाला जब मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाऊं स्टूडेंट्स तो अप टू डाउन जाने पर मेरी एन की वैल्यू लगातार इंक्रीज हो रही है। एन मतलब कि सर सेल के नंबर जो है, सेल के नंबर मेरे लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। अब जब सेल के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों साइज भी लगातार रूप से मेरी बढ़ेगी। और इन्हीं कॉन्सेप्टों को यदि मैं अप्लाई करूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो अपन से इसने दो एलिमेंट कहे हैं, एक तो है कार्बन है, दूसरा है मेरे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इस तरह से यदि मैं लूं तो इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा सर 6, इसका 7 और इसका 8। ये तो है प्यारे विद्यार्थियों सेकेंड पीरियड के। कौन से के हैं सर? सेकेंड पीरियड के और उनकी एन की वैल्यू है सर 2 है सॉरी। अब दो एलिमेंट है मेरे पास थर्ड पीरियड के, एक तो है इसके नीचे फास्फोरस है और इधर है प्यारे विद्यार्थियों सल्फर। ये दोनों एलिमेंट है वो है अपने पास n बराबर 3 की, या फिर मैं यूं कहूं कि ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। तो ये ऑब्वियस बात है कि सेकेंड पीरियड में मेरी n की वैल्यू या जो सेल है वो बच्चों है 2 और थर्ड पीरियड में n की वैल्यू थर्ड है। तो ऑटोमेटिकली ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि साइज जो है नंबर ऑफ सेल के हमेशा समानुपाती रहती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं उनकी साइज बच्चों बढ़ती जाएगी। इसीलिए हमेशा याद रखना
कि थर्ड पीरियड वाले एलिमेंटों की साइज हमेशा ज्यादा रहती है सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंटों की तुलना में। इसलिए मैं एक वाला कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं कि मेरी जो है फास्फोरस और सल्फर की साइज हमेशा ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना कि कार्बन और नाइट्रोजन की अपेक्षा फास्फोरस और सल्फर की साइज हमेशा ज्यादा रहेगी। इसका मुख्य कारण क्या है कि सर एन की वैल्यू मेरी 2 से बढ़कर के 3 हो गई है, इसीलिए फास्फोरस और सल्फर की साइज कार्बन और नाइट्रोजन की तुलना में तो ज्यादा हो जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए मैं वो ऑप्शन आराम से एलिमिनेट कर दूंगा जिसमें प्यारे विद्यार्थियों कार्बन की और नाइट्रोजन की साइज इसने ज्यादा दे रखी है। ऐसे कौन से ऑप्शन है बच्चों? ऐसे सर ऑप्शन दे रखे हैं, उसका जिक्र करते हैं अपन लोग अभी। यहां पर है प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे कोई से भी ऑप्शन नहीं है जिसमें कार्बन की और सल्फर नाइट्रोजन की साइज ज्यादा दे रखी, इसलिए इस वाले कॉन्सेप्ट को अपन लोग यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। अब अपन लोग कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट तो अपन लोगों ने देख लिया कि एन की वैल्यू इंक्रीज करने पे सेल के नंबर बढ़ रहे हैं, इसलिए साइज बढ़ रही है, इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए मैंने इन दोनों की साइज ज्यादा कर दी है। अब मैं कॉन्सेप्ट लगाऊंगा इस पीरियड वाला, क्योंकि मुझे पता है कि लेफ्ट टू राइट एक ही पीरियड के एलिमेंट है और मैं यहाँ पर बच्चों इस पीरियड में इधर बढ़ रहा हूँ, और जैसे जैसे इधर बढ़ रहा हूँ मेरी साइज की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि जेड इफेक्ट बच्चों बढ़ रहा है। और इसी जेड इफेक्ट का कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए कार्बन की साइज ज्यादा हो जाएगी, किसकी? सर नाइट्रोजन के, क्योंकि नाइट्रोजन का जेड इफेक्ट ज्यादा हो गया, और जितना ज्यादा जेड इफेक्ट रहेगा वह न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जिससे साइज प्यारे विद्यार्थियों कम हो जाएगी। और यही कारण है कि यहाँ पर कार्बन की साइज ज्यादा रहती है नाइट्रोजन की तुलना में, मैंने जेड इफेक्ट का प्रयोग किया। और यही कॉन्सेप्ट में यदि फास्फोरस और सल्फर पे लगाने का प्रयास करूं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर मेरा फास्फोरस जो है वो पहले आता है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जेड इफेक्ट की वैल्यू प्यारे विद्यार्थियों कम है, और इस सल्फर के केस में जेड इफेक्ट बच्चों बढ़ चुका है। ये सेम कॉन्सेप्ट आप लोग कार्बन और नाइट्रोजन पे लगाया था, तो जो पहले आया उसकी साइज ज्यादा रहेगी, जो बाद में है उसकी साइज बच्चों कम रहेगी। तो ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा दीजिए, फास्फोरस की ज्यादा आ जाएगी एज कंपेयर टू सल्फर। इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए अपना जो आंसर है बच्चों सबसे ज्यादा सल्फर की, और सॉरी सबसे ज्यादा फास्फोरस की, फिर सल्फर की, और प्यारे विद्यार्थियों सबसे कम मेरी जो है वो नाइट्रोजन की यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ओके सर। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? सर मेरा ऑप्शन सही आ जाएगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा फास्फोरस की है, और सर यहाँ पर भी है बच्चों नाइट्रोजन की सबसे कम, इसलिए ओ ए ऑप्शन जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ओके सर। ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों याद रखना, क्योंकि एन की बच्चों जो 3 है उसकी हमेशा ज्यादा रहेगी साइज एन बराबर 2 के कोरस्पॉन्डिंग, या एन बच्चों पीरियड है। इस तरह के कॉन्सेप्ट आप लोगों से यूज करते हुए क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। ये कह रहा है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर तथा क्लोरीन की इंक्रीजिंग ऑर्डर में विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम क्या रहेगा? अब प्यारे विद्यार्थियों अपन को एक बात अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड्स के दौरान लगातार इंक्रीज रहती है, और यही कारण है कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, कार्बन की और बोरोन की रहती है। यह ऑर्डर रहता है बच्चों एक पीरियड्स के दौरान। और यदि यही बात मैं ग्रुप के दौरान करूं तो ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर या ऊपर से नीचे जाने पर मेरी विद्युत ऋणात्मकता का या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लगातार कम होती जाती है। सबसे ऊपर रहेगी टॉप वाले एटम की, और सबसे कम उस एटम की रहेगी जो सबसे नीचे रहेगा। और यही कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए मैं पर्टिकुलर एलिमेंटों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आप लोगों से डिस्कशन करता हूं। कौन कौन से एलिमेंट है? सर सबसे पहले मेरे पास हाइड्रोजन है, सर फिर है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर एंड क्लोरीन। अब अपन को पता है कि सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, या एक मेरे पास ऑर्डर रहता है बच्चों सबसे ज्यादा है फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, और फिर क्लोरीन की। ये वाला ऑर्डर रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ये किसका ऑर्डर है? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर रहता है। इसको आप लोग हमेशा याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चनों को सोल्व करने में ये क्रम जो है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और इसी क्रम का प्रयोग करते हुए मैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख सकता हूं इस फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर क्लोरीन की, फिर सल्फर की, और सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी वो हाइड्रोजन की रहेगी। और यही कारण है, यही अपन लोगों ने समझा है कि पीरियड्स के दौरान लेफ्ट टू राइट जाने पर और वर्ग के दौरान प्यारे विद्यार्थियों इधर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरी इंक्रीज होती है, ठीक है, और इधर प्यारे विद्यार्थियों अप टू डाउन जाने पर लगातार मेरी डिक्रीज रहती है।
इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। और अपन को ये फोन वाला ट्रेंड जो है अच्छे से याद रहना चाहिए। फोन है, ठीक है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन की और फिर नाइट्रोजन की। और मैं प्यारे विद्यार्थियों इन प्रत्येक एलिमेंट के कोरेस्पॉन्डिंग इस मूल्यांकन स्केल का प्रयोग करते हुए इनकी एक्चुअल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मेरी वैल्यू कितनी आ रही है उसका भी डिस्कशन अपन लोग जब थ्योरी पढ़ेंगे तब आराम से करेंगे। अभी तो आप लोग इतना याद रख लेना कि पीरियड्स के दौरान मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज रहती है, लेकिन सर ग्रुप के दौरान ये मेरी ऊपर से नीचे जाने पर लगातार कम होती रहती है। और इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए मैंने एक फेमस ट्रेंड बता दिया आप लोगों से। ये वाला ट्रेंड प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को याद होना ही चाहिए। कभी भी किसी भी साल प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों से पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर? इसका प्यारे विद्यार्थियों अपना जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ये डी ऑप्शन, एब्सोल्युटली करेक्ट है, कहीं कोई समस्या नहीं है बच्चों, ठीक है। ओके सर, तो डी वाला ऑप्शन बच्चों इसका एब्सोल्युटली करेक्ट है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर क्लोरीन की, सल्फर और सबसे लास्ट में आ जाएगा हाइड्रोजन। और ये क्वेश्चन बच्चों अपन से 2018 में पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप लोगों से एक पीरियोडिक टेबल के दौरान बहुत सारे पीरियोडिक प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन लगातार पुटअप हो रहे हैं। चाहे मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, एटॉमिक साइज की, आयोनिक रेडियस की, इस तरह से बच्चों क्वेश्चन अपन से पूछे जाते हैं राजस्थान लैब असिस्टेंट वैकेंसी के रिगार्डिंग। इसका डी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि द परसेंटेज ऑफ पाई करेक्टर इन द ऑर्बिटल फॉर्मिंग पी पी बॉन्ड इन पी फोर इज, कि पी फोर में पी बी बंधों द्वारा निर्मित कक्षकों में पाई गुण का प्रतिशत होगा। अब प्यारे विद्यार्थियों अपन लोगों ने दो चीजें पढ़ी है हाइब्रिडाइजेशन के दौरान, आप लोगों ने बेसिक केमिस्ट्री के दौरान। एक होता है सर हाइब्रिडाइजेशन या संकरण में मेरे sp संकरण, sp2, sp3, sp3d, इस तरह के बच्चों संकरण रहते हैं जिसमें s और p कक्षक मिलकर के आपस में प्यारे विद्यार्थियों हाइब्रिड ऑर्बिटल का यूज करते हुए मैं हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण करता हूं। और इन्हीं प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन का प्रयोग करते हुए किसी भी एटम के कोरेस्पॉन्डिंग अपन लोग जो है हाइब्रिड या संकरण का निकालने का अपने पास फॉर्मूला रहता है। अब इस संकरण में अपने पास एक तो परसेंटेज एस करेक्टर रहते हैं और एक प्यारे विद्यार्थियों परसेंटेज पी करेक्टर रहते हैं। और ये क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों डिलीट हुआ था। डिलीट इसलिए हुआ था क्योंकि ये पूछ रहा है कि पाई करेक्टर कितने रहेंगे प्यारे विद्यार्थियों। पाई करेक्टर के कोरेस्पॉन्डिंग कोई अपने पास जो है क्वेश्चन या इसी कोई सामग्री नहीं रहती है। अपने पास क्वेश्चन ये रहना चाहिए था कि इसमें परसेंटेज पी करेक्टर जो है वो कितने होंगे। और मुझे पता है कि परसेंटेज पी करेक्टर और परसेंटेज एस करेक्टर कैसे निकाला जाता है। यदि मैं बात करूं कोई भी एटम है और उसका हाइब्रिडाइजेशन, यदि स्टूडेंट्स यहां पर मैं लिख देता हूं संकरण, कोई भी प्रकार का किसी का संकरण है, ठीक है। और यहां पर है प्यारे विद्यार्थियों परसेंटेज एस करेक्टर, एस लक्षण कितने, और साथ ही साथ अपन को यहां पर मैं यदि बात करूं तो वो होता है परसेंटेज पी करेक्टर। अब सबसे पहले यदि मैं आप लोगों से एक एग्जाम्पल लूं प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला संकरण मेरे पास sp संकरण जिसमें एक s ऑर्बिटल और एक p मिलकर के इस sp संकरण का निर्माण करते हैं। एक ही s ऑर्बिटल है और एक ही p ऑर्बिटल है। और 100% करेक्टर को यदि मुझे दो बराबर ऑर्बिटलों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो प्यारे विद्यार्थियों ये 50-50 अपने जो है हिस्से में आएंगे। 50 s के पास रहेंगे और 50 ही प्यारे विद्यार्थियों p के पास जाएंगे, क्योंकि दोनों का कंट्रीब्यूशन 50-50% है। तो मैं एस करेक्टर के नीचे क्या लिखूंगा सर? एस करेक्टर के नीचे लिख देना आप 50%, और यही सेम क्वांटिटी मैं लिखूंगा बच्चों पी के नीचे, और ये भी बच्चों मेरा पास आ जाएगा 50% मेरा पी करेक्टर आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर था। और यही मैं कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए दूसरा एग्जाम्पल लूं आप लोगों से जिसका नाम होता है sp2। अब की बार इस sp2 में प्यारे विद्यार्थियों एक s है और दो p है। मतलब यह कह रहा है कि p का यहां पर मात्रा ज्यादा है। पहला एक s था और एक ही p था, अब की बार दो p है और एक s है। तो मैं यदि 100 में से इनको डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास करूं प्यारे विद्यार्थियों तो 1/3 जो भाग आएगा वो तो s के पास जाएगा, लेकिन इसका 2/3 भाग जो है प्यारे विद्यार्थियों वो चला जाएगा p के पास। तो यहां पर प्यारे विद्यार्थियों परसेंटेज एस करेक्टर आएगा मेरे पास 33.33%। और यही कॉन्सेप्ट यदि मैं पी के बारे में बात करूं तो पी के पास आ जाएगा स्टूडेंट 66.66%। इस तरह के प्यारे विद्यार्थियों मैं फॉर्मूले का यूज करते हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करता हूं बहुत शानदार तरीके से। नेक्स्ट है मेरे पास यदि हाइब्रिडाइजेशन आ जाए सर sp3
तो अब की बार प्यारे विद्यार्थियों इन 4 ऑर्बिटलों में एक है s का और 3 p के, मतलब 1/4 तो s के पास है और 3/4 जो पार्ट है वो अब की बार p ऑर्बिटल के पास रहेगा और ये आ जाएगा मेरे पास 25% s और सर 75% आ जाएगा p। अब मुझे किसी भी एटम का यदि मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन पता लग जाए तो मैं कोरेस्पॉन्डिंग s करेक्टर और p करेक्टर का पता आराम से लगा सकता हूं बच्चों, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। अब अपने पास मॉलिक्यूल कौन सा दे रखा है सर, मॉलिक्यूल दे रखा है मेरे पास p4। कौन सा है बच्चों सर, मेरे पास p4 है और अपन को एक बात अच्छे से पता है कि इस p4 का हाइब्रिडाइजेशन जो रहता है सर sp3 है और इसकी ज्योमेट्री जो होती है बच्चों रेगुलर टेट्राहेड्रॉन रहती है। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन और बॉन्ड एंगल बच्चों इसका रहता है 60 डिग्री का, ठीक है। इस तरह से अपन लोग, और इसकी बॉन्ड लेंथ जो है लगभग बच्चों 1.23 एंगस्ट्रॉम के समथिंग रहती है। एक्चुअल में डाटा बच्चों लगभग यही है, लेकिन अपन को ये पता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन जो sp3 है, अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कोरेस्पॉन्डिंग 4 ऑर्बिटलों में एक है प्यारे विद्यार्थियों s का और 3 है p के। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर यदि मैं आप लोगों से डिस्कशन करने का प्रयास करूं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर यदि मैं इसका डिस्कशन करने का प्रयास करूं स्टूडेंट्स, तो इसके पास कितने तो पी आएंगे, कितने ऐसा आएंगे। यदि ये मैं लिख दूं तो अपना क्वेश्चन बच्चों आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसके पास 50% तो रहेंगे बच्चों, सॉरी 25% तो रहेंगे सर इसके पास एस करेक्टर और सर इसके पास 75% बाकी बचे हुए वो रहेंगे पी। और अपन से पूछा है कि इसके पी करेक्टर कितने थे, ठीक है। ये प्यारे विद्यार्थियों इसमें पाई करेक्टर नहीं है, इसलिए क्वेश्चन ही डिलीट हो गया था। और इसके यदि सही क्वेश्चन आपसे पूछना होगा तो परसेंटेज पी करेक्टर देते हुए अपना जो ऑप्शन सही होगा बच्चों वो हो जाएगा सर, यहाँ पर मेरा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा डी एब्सोल्युटली करेक्ट। 75% है पी करेक्टर और 25% है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर, और ये है प्यारे विद्यार्थियों परसेंटेज पी करेक्टर। इस तरह से अपन से ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसको मैंने इस तरह से इस कंप्लीट मेथड के द्वारा आप लोगों को बता दिया है, कहीं कोई समस्या नहीं। अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा कि द इंटर हेलोजन कंपाउंड दैट हैज ए डाइमेरिक स्ट्रक्चर इज, कि अंतर हेलोजन यौगिक जो द्विलक संरचना में पाया जाता है वह है। अब सबसे पहले एक वर्ड समझिए बच्चों, इंटर हेलोजन कंपाउंड। अब इस इंटर हेलोजन कंपाउंड का एक्चुअल में मतलब क्या है उसको समझते हैं अपन लोग। सबसे पहले तो ये इंटर हेलोजन का मतलब क्या है। हेलोजन मतलब हेलोजन फैमिली वाले एलिमेंट कौन कौन से सर, वर्ग 17 के जितने भी मेरे पास एलिमेंट है प्यारे विद्यार्थियों, सर ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इस तरह के बच्चों एक भी एस्टाटीन होता है अपने पास, ठीक है। लेकिन उसके बारे में इतनी अपन को नॉलेज नहीं है। मेनली अपने पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसके बारे में यदि मैं इसको इन डेप्थ डिटेल से एनालिसिस करने का प्रयास करूं प्यारे बच्चों, तो ये होते हैं अपने पास स्टूडेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको हेलोजन कहते हैं। अब इस हेलोजन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी यह रहती है कि ये दो या दो से अधिक हेलोजन के एटम आपस में मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स नहीं बच्चों, कंपाउंड का निर्माण करते हैं जिसमें बहुत सारे हेलोजन आपस में लिंक्ड अप रहते हैं। जैसे आप लोगों ने एग्जांपल सुना होगा प्यारे विद्यार्थियों, ये प्यारे विद्यार्थियों सेम भी रह सकते हैं, अलग अलग भी रहते हैं। जैसे F3 हो गया, Br3 हो गया, Cl3 हो गया और I3 हो गया। इस तरह से बच्चों बनता है। ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, ये पाया जाता है और ये भी पाया जाता है। और यदि बच्चों ये दो या दो से अधिक हेलोजन एटम यदि एक जैसे रहते हैं तो भी मैंने कंडीशन लिख दी। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये इंटर हेलोजन में ये कॉन्सेप्ट है कि एक से अधिक टाइप के एटम आपस में लिंक्ड रहते हैं। जैसे मैं यदि आप लोगों से एग्जाम्पल की बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो अपने पास आ जाएगा ICl, IBr, या इस तरह से IBr3, ICl3, इस प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं जिनको प्यारे विद्यार्थियों इंटर हेलोजन कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं सर, इनको इंटर हेलोजन कंपाउंड कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से मेरे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं बच्चों, इसको इंटर हेलोजन कंपाउंड कहते हैं। अब अपन से ये कह रहा है कि कौन सा इंटर हेलोजन कंपाउंड, जो आप लोगों को यहाँ पर प्रत्येक कंपाउंड दे रखा है, ये प्यारे विद्यार्थियों एग्जिस्ट नहीं करता है इस प्रकार की मोनोमर स्ट्रक्चर में, या ये अनस्टेबल है दी गई संरचना में, और ये तुरंत अपना डाइमर बना लेता है। यदि डाइमर है क्या, उसको मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करूं प्यारे बच्चों। तो अपने पास रहता है, जैसे मान लीजिए कि सर BH3 था, ये BH3 बच्चों अनस्टेबल था, ठीक है, अनस्टेबल था सर,
बहुत कम स्टेबल था। इसकी सर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर या फिर मैं यूं कहूं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की इतनी कम अधिकता थी कि ये रूम टेम्परेचर पे लैब में एग्जिस्ट ही नहीं करता और ये तुरंत बच्चों डाइमराइज हो जाता है। और ये तुरंत क्या रहेगा सर, इसका सर डाइमराइजेशन मेरा हो जाएगा, ये सर मेरा देवलिक निर्माण कर देगा। अब जैसे ये डाइमर होता है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये किसका फॉर्मेशन करता है सर, ये मेरा B2H6 का फॉर्मेशन करता है, जिसको डाइबोरेन कहते हैं, जिसमें बोरोन के दोनों एटम आपस में बच्चों हाइड्रोजन ब्रिज के द्वारा जुड़े रहते हैं। और यही कॉन्सेप्ट इन प्रकार के एलिमेंटों में लगाना है कि कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनमें जो एग्जिस्ट नहीं करता वो आ जाएगा अपने पास ICl3 जो है, वो सर रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता। मोर ये बच्चों हाईली अनस्टेबल रहता है। क्या रहता है सर, हाईली अनस्टेबल होता है। एंड प्यारे विद्यार्थियों, ये टॉक्सिक भी होता है। और जब टॉक्सिक रहता है तो ये बच्चों अपन कह सकते हैं कि बहुत रैपिडली, बहुत ही तीव्रता के साथ स्टूडेंट्स डाइमर बना लेता है। क्या बना लेता है सर, डाइमराइज हो जाता है। और डाइमर्स होकर के किस कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा सर, ये बना लेगा मेरे पास ICl3 का, I2Cl6 का फॉर्मेशन कर देगा। डाइमर इसने बना लिया है। और यदि आप लोगों से इसकी स्ट्रक्चर पूछ ले कि कौन सा कंपाउंड अपनी एग्जिस्ट करेगा स्ट्रक्चर में, तो ये प्यारे विद्यार्थियों टी शेप में मेरा पाया जाता है। तो ये हाईली अनस्टेबल रहता है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों इतनी ज्यादा रह जाती है कि ये बच्चों इनिशियली जो है वो डाइमर बना करके I2Cl6 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। और आप लोगों से स्टूडेंट्स ये पूछा जा सकता है कि इसका फॉर्मेशन जो है मेरा किस तरह से रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। मैंने स्टार मार्क भी कर दिया बच्चों, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके सर। अब बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका बी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, फिजिकल केमिस्ट्री अपनी स्टार्ट हो गई है। सबसे पहला क्वेश्चन है बहुत शानदार कि करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ इज, कि बॉयल के नियम का सही निरूपण होगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, अपना गैसियस स्टेट वाले चैप्टर में बहुत सारी चीजें स्पेशली मेंशन है। सबसे पहला पॉइंट है गैसियस लॉ, गैस के नियम, जिसमें चार्ल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ है, गेसुलाग नियम है, और प्यारे विद्यार्थियों बहुत फेमस है आवेगाड्रो नियम। और उसके बाद है अपने पास KTG, आइडियल गैस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। और इस तरह से बच्चों बहुत सारे टॉपिकों का डिस्कशन अपन लोग आइडियल गैसेस वाले चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहला ये पॉइंट है जो इसने एग्जाम में पूछा है बच्चों, वो है बॉयल का नियम। अपन को पता है कि स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के अनुसार उन्होंने ये कहा था कि सबसे पहले अपन को प्यारा विद्यार्थियों एक चीज पता है कि गैसियस स्टेट में अपने पास जो मेनली वेरिएबल रहता है ना बच्चों, वो सर वेरिएबल रहते हैं मेरे पास। एक तो रहता है स्टूडेंट्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस स्पीसीज। इस तरह के मेरे 4 वेरिएबल जो है पाए जाते हैं। अब जब भी आप लोग किसी भी नियम की जिक्र करते हैं या डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स, तो अपने पास 2 वेरिएबल तो कांस्टेंट रखने होते हैं, वो तो हमेशा किसी भी नियम में नियत रहेंगे। इन चारों में से कोई भी 2 वेरिएबल, और 2 वेरिएबलों को बच्चों दोनों को कांस्टेंट रखना है और दोनों में बच्चों लगातार चेंज रखने हैं। जैसे मैं बात करूं यदि आपको बॉयल नियम में, तो बॉयल नियम में प्यारे विद्यार्थियों मेरे नंबर ऑफ मोल n और टेम्परेचर हमेशा नियत रहते हैं, हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। और मैं जिन 2 क्वांटिटी के मध्य संबंध निरूपित करने का प्रयास करता हूं वो होती है बच्चों प्रेशर और वॉल्यूम। मैं हमेशा दाब और आयतन के मध्य संबंध को प्रदर्शित करने का प्रयास करता हूं बॉयल नियम के कोरेस्पोंडिंग। और कांस्टेंट क्या रखा मैंने सर, कांस्टेंट रखना आपने एन और टेम्परेचर। और यही कॉन्सेप्ट यदि मैं आप लोगों से प्यारे विद्यार्थियों डिस्कशन करूं चार्ल्स नियम के दौरान, तो चार्ल्स नियम में मैंने प्यारे विद्यार्थियों अब की बार जो है वो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रखे हैं। और रिलेशन किसके मध्य निकाला है सर, वॉल्यूम के मध्य और टेम्परेचर के मध्य रिलेशन को निरूपित करने वाला मेरा नियम है चार्ल्स नियम। और उसमें मैंने कांस्टेंट रखा है प्यारे विद्यार्थियों नंबर ऑफ मोल और प्रेशर। और यही कॉन्सेप्ट बाकी वाले 2 नियमों में आपको लगाना है, जिसमें 2 मेरी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेगी, और 2 में बच्चों मैं संबंध स्थापित करने का प्रयास करूंगा या उनके मध्य में ग्राफ खींचूंगा। और यही नियम मैं यदि बॉयल नियम में अप्लाई करने का प्रयास करूं, तो यहां पर जो कांस्टेंट क्वांटिटी है मेरे पास, या जो नियतांक है बच्चों, यहां पर मैं यदि आप लोगों से कांस्टेंट क्वांटिटी की बात करूं, तो सर कांस्टेंट क्वांटिटी होती है नंबर ऑफ मोल एंड प्यारे विद्यार्थियों टेम्परेचर।
ये तापमान और स्टूडेंट्स ये नंबर ऑफ मोल जो रहते हैं मेरे हमेशा से ही प्यारे विद्यार्थियों क्या रहेंगे सर, कांस्टेंट रहते हैं। ये बात आप लोग हमेशा याद रखना बच्चों, इसके बॉयल नियम के अनुसार, ठीक है। और ये रिलेशन क्या कहता है सर, ये रिलेशन बच्चों ये कहता है कि वॉल्यूम जो रहता है या फिर प्रेशर जो रहता है सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके सर, वॉल्यूम के या आयतन के। तो बच्चों इसने ये कहा था कि मेरा प्रेशर जो रहता है सर व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके बच्चों, सर वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती रहता है। और ये किसने कहा था सर, ये कहा था बोयल भाई साहब ने। उन्होंने ये कहा था कि सर मेरा प्रेशर या दाब जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है सर वॉल्यूम के। और यदि इसी कॉन्सेप्ट को मैं फर्दर आप लोगों के सामने बच्चों सिंप्लीफाई करने का प्रयास करूं तो सर ये आ जाएगा प्रेशर के आ जाएगा और सर 1/v आ जाएगा। यदि मैं इस वॉल्यूम को उधर ले जाने का प्रयास करूं बच्चों तो वो आ जाएगा अपने पास P इक्वल टू के आ जाएगा। तो ये बच्चों मेरे पास दो रिलेशन बन गए। पहला रिलेशन ये है कि सर प्रेशर व्युत्क्रमानुपाती होता है वॉल्यूम के, और P इंटू वी का मेरा जो मल्टीप्लाई रहता है बच्चों वो नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। और यदि मैं इन्हीं प्रकार के जो मेरी फॉर्म में इनका प्रयोग करते हुए यदि ग्राफ खींचने का प्रयास करूं बच्चों तो सबसे पहला मेरा ग्राफ आ जाएगा सर, मैं यदि ग्राफ खींचूं बच्चों किसके मध्य सर, आप लोग ग्राफ खींच लेना बच्चों प्रेशर के बीच और सर 1/वॉल्यूम के मध्य यदि मैं ग्राफ खींचने का प्रयास करूं बच्चों तो वो कैसे आएगा सर, वो आ जाएगा मेरे पास प्यारे बच्चों इस तरह से जो है वो निरूपित हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। और यदि मैं बच्चों प्रेशर और वॉल्यूम के मध्य ग्राफ खींचूं तो सर वो हमेशा मेरा इस तरह से रहता है। और यदि प्यारे बच्चों मैं ग्राफ आप लोगों से P इंटू वी के मध्य और यहाँ पर प्रेशर को ले लूं या वॉल्यूम ले लूं तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस तरह से मैंने आप लोगों को प्रत्येक चीजों के सामने कॉन्सेप्ट जो है उसको अच्छे से समझा दिया है। अब अपन को पता है कि वॉल्यूम जो रहता है वो प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ग्राफ को देखते हैं कौन सा अच्छे से निरूपित करता है। सबसे पहले वाला क्या कह रहा है सर, पहले वाला ये कह रहा है कि प्रेशर जो है बढ़ा रहा हूं और सर वॉल्यूम को इधर मैंने ले लिया है, वी ले लिया इधर है और यहाँ पर बच्चों प्रेशर है, तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। इसी तरह का ग्राफ बनता है। यदि मैंने प्रेशर को ऐसे ले लिया और वॉल्यूम को यहाँ ले लिया तो ये वाला ग्राफ बच्चों प्रेशर और वॉल्यूम के मध्य नहीं बनता सर, ये बनता है प्रेशर वर्सेस 1/v के मध्य ग्राफ बनता है, तब ये सही हो जाता है। और यहाँ पर P और V के मध्य कांस्टेंट है तो नहीं बच्चों, ये PV वर्सेस V के मध्य कांस्टेंट रहता है और ये हो जाता प्रेशर वर्सेस 1/v हो जाता बच्चों, क्या सर 1/v हो जाता। और यही कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि P/v होता है, ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसीलिए स्टूडेंट्स ए ऑप्शन जो है इस गैसियस स्टेट का बच्चों एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को बता दिया बच्चों, कौन सा नियम सर, बोयल नियम आप लोगों ने हमसे डिस्कशन कर लिया है, ठीक है बच्चों। ओके सर, ए ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। और बाकी वाले मैंने आपको बच्चों ये जो पूरे ग्राफ है वो तीनों के तीनों बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, इन आइडियल गैस इक्वेशन, in ideal gas equation PV equal to nRT which can not be the numerical value of R, कि आदर्श गैस समीकरण में मेरा PV equal to nRT है, निम्न में से कौन सा R का गणितीय मान नहीं हो सकता। अब प्यारे विद्यार्थियों अपन को एक कॉन्सेप्ट पहले से पता है कि सर मेरे पास आइडियल गैस इक्वेशन रहता है, वो रहता है सर PV equal to nRT, और यहां पर सर मेरा P जो रहता है सर प्रेशर रहता है, V वॉल्यूम है, N है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस स्पीसीज, R है गैस कांस्टेंट और सर T है मेरा टेम्परेचर इन सर केल्विन। अब बच्चों मुझे जो है पता लगाना इस R की यूनिट क्या है, तो सर R की मुझे पता है ऐसा यूनिट रहती है सर 8.314 जूल सर पर केल्विन और पर मोल, ये वाली सर R की यूनिट होती है 8.314 जूल पर केल्विन और पर मोल। और आपको एक नियम पता है कि सर क्या, वो ये है बच्चों रिलेशन कि मेरा 1 जूल रहता है प्यारे विद्यार्थियों, वो सर बराबर रहता है 10⁻⁷ अर्ग के सर बराबर होता है, ठीक है बच्चों। इस तरह से अपन लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। अब मैं 1 जूल की जगह यदि ये वैल्यू पुटअप करूं तो R का नया मान क्या प्राप्त होगा सर, R का नया मान प्राप्त हो जाएगा 8.314 जूल की जगह मैं लिख दूंगा प्यारे विद्यार्थियों, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों ये 10⁻⁷ और आ जाएगा सर अर्ग पर केल्विन और पर मोल। ये वाली बात आप लोग बच्चों हमेशा याद रखेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। कौन सी सर, ये जूल वाली बात याद रख लेना
कि 1 जूल बराबर रहता है 10⁻7 अर्ग के। अब यही कॉन्सेप्ट में यदि आप लोगों से डिस्कशन करने का प्रयास करूं प्यारे बच्चों, सेकंड अपने पास आ जाएगा सर आर की यूनिट रहती है बच्चों। अपन को ये भी पता है कि सर क्या पता है बच्चों, अपन को ये पता है कि सर 1 कैलोरी जो रहती है बच्चों, 1 कैलोरी इक्वल टू अपने पास आता है सर, मेरे पास आता है प्यारे बच्चों 4.18 जूल। क्या आता है बच्चों सर 4.18 जूल जो आता है वो 1 कैलोरी के बराबर आता है। और ये वाली जब डाटा का प्रयोग करते हुए मैं यूनिट पुटअप करने का प्रयास करूं आर की, तो क्या आ जाएगी सर, आर इक्वल टू आ जाएगा बच्चों अपने पास 8 पॉइंट की जगह अब मुझे जो 8.314 में इसका भाग देना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा 2 अपने पास कैलोरी, अब की जगह जूल की जगह आ जाए कैलोरी पर केल्विन और पर मोल। ठीक है बच्चों, ओके सर, कहीं कोई समस्या नहीं है। और अपन को एक बात ये भी पता है बच्चों, कैसे पता है सर, अपन को ये पता है कि सर जूल क्या रहता है बच्चों, अपन को पता है कि सर जूल रहता है मेरे पास, यदि मैं इस जूल को बच्चों और आगे फर्दर डिस्कशन करने का प्रयास करूं प्यारे बच्चों, तो ये होता है सर मेरे पास एक एटीएम और लीटर इक्वल टू रहता है मेरे पास बच्चों 101.13 जूल। सर ये वाला भी मेरे पास जो है वो सर फॉर्मूला रहता है, और इस वाले फॉर्मूले को भी बच्चों अपन को अच्छे से समझना है। मतलब क्या है कि सर एक एटीएम लीटर इक्वल टू 101.13 जूल। मैं इस वाले फॉर्मूले का यदि प्रयोग करूं, मतलब क्या है कि इसमें बच्चों अपन को भाग देना है किसका सर, 101.13 जूल का भाग देना है। तो ये बच्चों अपने यूनिट आ जाएगी किसमें सर, मेरी आ जाएगी एटीएम इंटू लीटर में। तो यहाँ पर यदि मैं इसको लिखने का प्रयास करूं प्यारे बच्चों, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि R इक्वल टू 0.0821 एटीएम इंटू लीटर, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों पर केल्विन और पर मोल। इस तरह से बच्चों अपन लोग लिख सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। और यदि मैं आप लोगों को एक और बात यहाँ पर डिस्कशन करने का प्रयास करूं प्यारे बच्चों, तो वो आ जाएगी स्टूडेंट्स अपने पास ये इस तरह से। तो यहाँ पर आर की एक और वैल्यू आ जाएगी, आर इक्वल टू 8.314। अब की बार मैं जूल की जगह बच्चों यहां पर लिख सकता हूं इसको सर, क्या सर, इसको लिख देना आप लोग पास्कल, ऐसा यूनिट पास्कल आ जाएगी प्रेशर, और लीटर की ये है बच्चों मेरे पास प्रेशर, और ये है बच्चों मेरे पास वॉल्यूम। तो प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या है सर, पास्कल है, और वॉल्यूम की है प्यारे विद्यार्थियों मेरे पास मीटर क्यूब पर केल्विन और पर मोल, ये वाली भी यूनिट लिख सकता हूं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों अपन लोग आराम से लिख सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन को पता है कि जूल या डब्ल्यू बराबर क्या रहता है सर, डब्ल्यू बराबर मेरा रहता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम। क्या रहता है बच्चों सर, प्रेशर इंटू वॉल्यूम रहता है। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों मैं यूज करते हुए इसकी अलग अलग यूनिट मान सकता हूं। तो कौन सी यूनिट इसकी सही नहीं है, तो सर पहली यूनिट तो एब्सोल्युटली करेक्ट, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, एब्सोल्युटली करेक्ट। और यदि मैं जूल को अर्ग में लिखने का प्रयास करूं बच्चों, तो ये अपने पास होता है, ये वाली भी सही हो जाएगी सर, ये वाली भी सही हो जाएगी, लेकिन ये वाली बच्चों गलत हो जाएगी, क्योंकि एटीएम पर मोल पर केल्विन जैसी कोई यूनिट नहीं है, तो ने वॉल्यूम को गायब कर दिया प्यारे विद्यार्थियों। एटीएम इंटू लीटर पर मोल और पर केल्विन के टर्म्स में जब बच्चों यूनिट लिखी जाती है, तो मेरी जो मैथमेटिकल वैल्यू आती है ना बच्चों, वो आती है सर 0.0821 आती है, न कि 8.314। इसलिए मेरा ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसने पूछा है इसकी कौन सी यूनिट नहीं हो सकती है, ये बच्चों डी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। और मैंने आप लोगों के सामने बच्चों इस आर की प्रत्येक यूनिट को अच्छे से डिस्कशन कर दिया है। और यहाँ पर बच्चों ये आर है गैस कांस्टेंट, गैस मेरा नियंत्रक माना जाएगा। इस तरह से क्वेश्चनों को बच्चों पूछा जाता है। ठीक है, ओके सर। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू गैसेस इज, कि किन्हीं दो गैसों के मिश्रण का कुल दाब होता है द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, द डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ द गैसेस, द प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ द गैसेस एंड द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ गैसेस। अब अपन को पता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ, पार्शियल प्रेशर लॉ, अपन को एक चीज बच्चों ऑलरेडी पता है कि पी टोटल जो रहता है वो इन सब का जोड़ रहता है, पी ए का प्लस पी बी का और प्लस पी सी का। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर पी एन तक आ जाता है।
और ये क्या है बच्चों, ये टोटल प्रेशर है। क्या है सर, टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर, उस कंटेनर का ये कुल मेरा दाब है। और इस टोटल कंटेनर का मेरा जो कुल दाब है ना बच्चों, ये सर मेरा इस प्रत्येक का पार्शियल प्रेशर का जोड़ रहता है। सम ऑफ ईच गैस, सम ऑफ ईच गैस के पार्शियल प्रेशर के बच्चों मेरे सम के बराबर रहेगा। सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ मेरे ईच गैस, प्रत्येक गैस के प्यारे विद्यार्थियों उसके पार्शियल प्रेशर के बराबर रहेगा। मतलब क्या है कि आप लोग किसी एक गैस का प्रेशर लेकर के टोटल प्रेशर नहीं निकाल सकते। उस कंटेनर में उपस्थित हर एक गैस के उस पार्शियल प्रेशर को या आंशिक वाष्प दाब को बच्चों ऐड करना पड़ेगा। और हर एक गैस के पार्शियल दाब को ऐड करने के बाद जो मेरी क्वांटिटी आएगी वो आएगी बच्चों टोटल प्रेशर। तो मैंने क्या किया सर, आपने ये किया कि उस कंटेनर में उपस्थित हर एक गैस के आंशिक वाष्प दाब को जोड़ा और जोड़ के बच्चों उस कंटेनर का आपने टोटल जो है वाष्प दाब निकाला। तो यही नियम रहता है कि डोल्टन ने यह कहा था कि यदि तेरे को टोटल प्रेशर चाहिए तो हर एक गैस के बच्चों प्रेशर को ऐड करना पड़ेगा, न तो बच्चों डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, न मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नए रेशियो निकालना पड़ेगा। सिंपल उनके प्रेशरों को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद जो क्वांटिटी आएगी वो टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा उस पर्टिकुलर अपन कह सकते हैं कंटेनर का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर, इसका बच्चों मेरा जो सही ऑप्शन होगा प्यारे विद्यार्थियों वो आ जाएगा सर मेरे पास, ये हो जाएगा सर प्रत्येक गैस के आंशिक दाब का योग या सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। ठीक है, इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमेशा बच्चों ऐड करना, ये कौन सा नियम है सर, ये डॉल्टन का पार्शियल प्रेशर का नियम है। डॉल्टन का याद रखना बच्चों, डॉल्टन पार्शियल प्रेशर लो। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि गैसों के गतिज ऊर्जा सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों पूछा है सही नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है। स्टूडेंट्स याद रखना ये वाली चीजें बच्चों आप लोगों से पूछी जाती है। ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है बच्चों, ओके सर, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में ये वाली चीजें। यदि अपन को अच्छे से चीजें पता है तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, अन्यथा बच्चों क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, नॉट करेक्ट आपसे पूछा है और ये पढ़ते समय आपको हमेशा याद रखना है कि एक्चुअल में पूछ क्या रहा है। ठीक है, करेक्ट पूछ रहा है या नॉट करेक्ट पूछ रहा है। नॉट करेक्ट कौन सा कथन सत्य नहीं है या बच्चों सही नहीं है। ठीक है, इस कारण अपन से ये क्वेश्चन इसने पूछा है। अब अपन की तरफ स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार या गैसों के ऊर्जा सिद्धांत के अनुसार। अब अपन लोग जब गैसियस स्टेट वाला चैप्टर में आइडियल गैस को जैसे खत्म करते हैं तो अपन लोग एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या केटीजी, जिसको ऊर्जा का गति सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले पॉइंट ये होता है बच्चों कि गैसें जो होती है एक आइडेंटिकल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है जिनको मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों सर, अणु कहते हैं। और ये अणु मिलकर के जो आइडेंटिकल शेप और साइज के रहते हैं, समान बच्चों इसका आकार और क्या रहता है सर, इसकी समान आकृति रहती है और इनसे मिलकर के बच्चों मेरा पूरा का पूरा गैसियस कंपोनेंट का फॉर्मेशन होता है। अब ये बच्चों गैसियस के कंपोनेंट को मध्य किसी भी प्रकार का न तो आकर्षण बल रहता है न सर प्रतिकर्षण बल रहता है और ये लगातार गैसियस मॉलिक्यूल रैंडमली, मतलब क्या इधर उधर बच्चों मॉलिक्यूल जो गति करते रहते हैं। और ये प्यारे विद्यार्थियों गति करते हैं, खुद तो टकराते हैं बच्चों, साथ के साथ उस पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है कंटेनर है बच्चों, उसकी जो सतह है उसकी सरफेस है उस पर भी बच्चों टकराते हैं। और ये टक्कर की जो नेचर होती है बच्चों वो इलास्टिक या यादृच्छिक टक्कर रहती है, ऐच्छिक टक्कर रहती है। ठीक है, अब इस प्रकार की टक्कर के दौरान या कोलिजन के दौरान बच्चों इनकी एनर्जी जो है वो चेंज नहीं रहती है। क्या कह रहा हूं मैं, एनर्जी का ये लॉस नहीं करते हैं। यदि प्यारे विद्यार्थियों इनकी एनर्जी का लॉस हो गया तो कुछ समय बाद ये बच्चों बैठ जाएंगे, गति नहीं करेंगे। लेकिन अपन ने ये सुना है कि लगातार गति करते रहते हैं, रेंडमली मोशन करते रहते हैं, खुद के साथ टकराते हैं और साथ ही साथ दीवार पर भी टकराते हैं। और ये बच्चों टक्कर इनकी इलास्टिक चक्कर रहती है जिसमें एनर्जी का कहीं कोई लॉस नहीं रहता है। और प्यारे विद्यार्थियों इनकी जो एनर्जी है, या मैं यूं कहूं एवरेज काइनेटिक एनर्जी रहती है बच्चों, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के समानुपाती रहती है।
जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या है कि घूमने के लिए या मोशन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बच्चों काइनेटिक एनर्जी है, और ये इनकी काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के समानुपाती है। जैसे मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया इनकी उसी प्रोपोर्शन में काइनेटिक एनर्जी भी प्यारे बच्चों इंक्रीज हो जाएगी, और यही कारण है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी मोशन बढ़ती है। और ये बच्चों स्टेटमेंट है कि इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है प्यारे विद्यार्थियों वो समानुपाती होती है किसके सर, एब्सोल्यूट, इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बच्चों समानुपाती रहती है, एब्सोल्यूटली टेम्परेचर के समानुपाती रहती है इन केल्विन में। जैसे जैसे मैंने जैसे जैसे बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज किया इनकी बच्चों जो है मैं यूं कह सकता हूं इनकी मोशन भी इंक्रीज हो जाएगी, ये गतिशीलता प्रदर्शित करेंगे। इसका मुख्य कारण क्या है कि सर इनकी काइनेटिक एनर्जी की जो है वो सर वैल्यू मेरी बढ़ जाती है, ठीक है। और यही स्टेटमेंट बच्चों केटी जी ने कहा था। और ये कोलिजन किस नेचर का है सर, इनकी जो टक्कर या कोलिजन रहता है प्यारे विद्यार्थियों ये इलास्टिक नेचर का या यादृच्छिक टक्कर है। ये प्यारे विद्यार्थियों प्रत्यास्थ टक्कर है। कैसी है सर, ये प्रत्यास्थ टक्कर रहता है जिसमें एनर्जी प्यारे विद्यार्थियों मेरी कांस्टेंट रहती है, ठीक है बच्चों। ओके सर, अब अपन लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक्चुअल में स्टेटमेंट है क्या रहे। पहला स्टेटमेंट ये है कि गैसेस आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल, कि गैसें एक छोटे छोटे बच्चों कणों से मिलकर बनी होती है जिनको मॉलिक्यूल या अणु कहते हैं। ये वाला स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है, कहीं कोई समस्या नहीं है। और जब अपन लोग केटीजी पढ़ते हैं तो पहला ही स्टेटमेंट ये रहता है कि गैसें छोटे छोटे अणुओं से मिलकर कणों से मिलकर बनी रहती है, पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, उनको बच्चों मॉलिक्यूल्स या अणु कहते हैं, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट है कि द मॉलिक्यूल आर इन रैंडम मोशन, की लगातार जो है मेरे गैसेस के मॉलिक्यूल वो यादृच्छिक या इधर उधर घूमते रहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये बिल्कुल सही सत्य है। अब ये कह रहा है कि अणुओं के मध्य टक्कर होने पर ऊर्जा की हानि होती है, व्हेन मॉलिक्यूल कोलाइड दे लॉस एनर्जी, नहीं प्यारे विद्यार्थियों वो एनर्जी का लॉस नहीं करते हैं बच्चों, उनकी एनर्जी जो रहती है बच्चों वो सर कंजर्व रहती है, कंजर्व यहाँ बच्चों संरक्षित रहती है, वो लॉस नहीं रहती, कांस्टेंट रहती है, क्योंकि टक्कर बच्चों इलास्टिक नेचर की है। इसलिए बच्चों ये वाला मेरा स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है, गलत हो जाएगा। यही तो अपन से पूछा है कौन सा कथन तेरा सही है, ठीक है। तो सर कौन सा कथन सही हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों अपने पास सी ऑप्शन इसका एब्सोल्युटली करेक्ट है। डी भी पढ़ लेते हैं भाई कि व्हेन द गैस इज हीटेड द मॉलिक्यूल मूव फास्टर, कि जब गैसों को गर्म करते हैं तो अणु की गति बढ़ जाती है। यही तो मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जैसे ही एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो गैस बच्चों उसके मॉलिक्यूल बहुत तेज तेज जो है वो फास्ट फास्ट मूव करने स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी सही है। और अपन से पूछा था कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो बच्चों सी ऑप्शन इसका एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, की पृष्ठ तनाव की बच्चों इकाई क्या रहेगी। अब अपन को पता है कि पृष्ठ तनाव क्या है सर, पृष्ठ तनाव प्यारे विद्यार्थियों एक ऐसी लिक्विड की फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है जिसमें प्यारे विद्यार्थियों उसकी सरफेस पे उपस्थित मॉलिक्यूल्स के मध्य जो मेरा फोर्स लग रहा है प्यारे विद्यार्थियों वो नीचे की तरफ ज्यादा लग रहा है, यूनिफॉर्मली नहीं है, मतलब ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है, नीचे की तरफ ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं उसके अणु। और यही वजह है कि सरफेस पे उपस्थित मॉलिक्यूल एक टेंशन या एक तनाव फील करने लग जाता है और वो नीचे की तरफ बच्चों झुकना लग जाता है। और यही बच्चों मेरा पृष्ठ तनाव कहते हैं कि सरफेस पे उपस्थित मॉलिक्यूल का उसके नीचे उपस्थित परमाणुओं के द्वारा, एटम्स के द्वारा उसको अपनी तरफ खींचने की जो प्रवृत्ति है और इसकी वजह से वो बच्चों एक तनाव फील करता है, इसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। या फिर मैं उसको केमिस्ट्री की भाषा में आप लोगों से डिस्कशन करने का प्रयास करूं प्यारे बच्चों, तो पर यूनिट लेंथ में उस मॉलिक्यूल के मध्य लगने वाला फोर्स को ही प्यारे विद्यार्थियों सरफेस टेंशन कहते हैं। क्या फॉर्मूला रहता है बच्चों सर, सरफेस टेंशन इक्वल टू पृष्ठ तनाव, पर सरफेस टेंशन इक्वल टू बचा रहता है फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होती है सर, फोर्स अपॉन लेंथ, कि ये मेरी एक सरफेस है प्यारे बच्चों, क्या है सर आपकी, ये मेरे पास बच्चों एक सरफेस है, और ये बच्चों मैंने एक सरफेस खींच दी और इस सरफेस पर मेरे मॉलिक्यूल अवेलेबल है किसके सर, यहाँ पर सर मेरे मॉलिक्यूल अवेलेबल है वाटर के।
इस पानी के मॉलिक्यूल अवेलेबल है और यहाँ पर बच्चों दूसरे मॉलिक्यूल भी अवेलेबल है। इस तरह से बच्चों लगातार दूसरे मॉलिक्यूल अवेलेबल है और ये बच्चों इस जो है इस वाटर के मॉलिक्यूल के बच्चों लगातार फोर्स खींच रहे हैं इस मॉलिक्यूल के ऊपर, इधर से इधर से इधर से, लेकिन बच्चों यहाँ से भी है लेकिन ऊपर कोई फोर्स नहीं है और इसी वजह से ये नीचे की तरफ बच्चों तनाव महसूस करते हैं लगातार। और यही कारण है कि वर्षा की बूंदें स्फेरिकल शेप की रहती है और ये मॉलिक्यूल बच्चों इस तरह से चाहते हैं कि उनका पृष्ठ तनाव कम से कम हो बच्चों, फोर्स कम से कम लगे और यही कारण है कि वो गोलाकार या स्फेरिकल शेप में आ जाती है। और अपन से इस क्वेश्चन पूछा है कि पृष्ठ तनाव की इकाई क्या रहेगी, तो सर फोर्स अपॉन लेंथ आ जाएगी। और अपन को पता है कि इस बल की एसआई यूनिट क्या रहती है सर, बल की बच्चों एसआई यूनिट जो रहती है मेरे पास वो रहती है सर न्यूटन और इस एल की यूनिट रहती है मेरे पास सर मीटर रहती है, या फिर मैं यूं कहूं कि सर लंबाई की मीटर रहती है और इन दोनों को मिलाने पर यह बन जाता है सर न्यूटन अपॉन मीटर, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर। ये वाला ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है सर इसका, सर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अपने पास बच्चों, ये हो जाएगा सर मेरा डी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है, कहीं कोई समस्या नहीं है। न्यूटन पर मीटर अपन को पता है कि ये फोर्स अपॉन लेंथ मेरे पास फॉर्मूला रहता है। डी ऑप्शन इसका एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों कि द इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो इन लिक्विड इज कॉल्ड, कि द्रव के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध को कहते हैं। अब प्यारे बच्चों आप लोगों ने अभी तो पृष्ठ तनाव को समझा जो क्या रहता है सर एफ अपॉन एल रहता है। अब एक और लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी रहती है बच्चों, वो होती है सर शांता या विस्कोसिटी। अब शांता बच्चों क्या है सर, शांता बच्चों एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो लिक्विड के प्रवाह को या लिक्विड के गमन को बच्चों प्रतिरोध करे, उनके बहाव को रोके। अब रोके कैसे, रोके सर उस लिक्विड की जो लेयर है या लिक्विड की परत है उनके मध्य आपस में बच्चों घर्षण रहता है, मैं कह सकता हूं फ्रिक्शन रहता है, आपस में इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बच्चों, आकर्षण लग रहा है। और जब लहरें आपस में आकर्षित करती है तो प्यारे विद्यार्थियों वो लिक्विड इतनी आसानी के साथ बच्चों प्रवाह प्रदर्शित नहीं करता या उसकी फ्लूइडिटी कम हो जाती है और यही बच्चों विस्कोसिटी कहलाते हैं या शांता कहलाती है। शांता है क्या कि सर लिक्विड के गमन में प्रतिरोध उत्पन्न करना, उसको आसानी के साथ बच्चों एक जगह से दूसरी जगह उसके बहाव को रोकना। और यदि मैं आप लोगों से एग्जाम्पल लेने का प्रयास करूं प्यारे विद्यार्थियों, आप घर पे बैठे हो और आप कभी ट्राई करना कि सरफेस पे आप लोग एक तो बीकर में लेते हो वाटर और दूसरा ले बच्चों घी या शहद या हनी लेते हो प्यारे विद्यार्थियों, और दोनों का आप परवाह कीजिए एक साथ, तो प्यारे विद्यार्थियों एक जगह से दूसरी जगह फास्ट कौन पहुंचेगा सर, वाटर को मैंने बहुत बार जल्दी पहुंचते देखा है एज कंपेयर टू घी या शहद। क्यों, इसका कारण है, इसका कारण सर ये है कि वाटर की जो मेरी फ्लूइडिटी है या सर गतिशीलता या गमन है वो ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू शहद या अपन कह सकते हैं घी की तुलना में। इसका कारण क्या है सर, इसका कारण यह है कि मेरे वाटर के मॉलिक्यूल तो आसानी के साथ गमन कर देते हैं, लेकिन इसी शहद और घी में बच्चों मेरे जो मॉलिक्यूल है आपस में लेयर जो रहती है वो सर घर्षण या फ्रिक्शन शो करती है, और जब ये घर्षण या फ्रिक्शन शो करे तो उसकी मूवमेंट ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है या कम हो जाती है, और यही कारण है इसके पीछे का विस्कस फोर्स, या इस पूरी घटना को विस्कोसिटी कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, इसका सर सही हो जाएगा शांता वाला विस्कोसिटी, एब्सोल्युटली करेक्ट है। यही है बच्चों कि ये क्या करता है सर, ये जो है वो द्रवों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, रेजिस्टेंस करता है, रिटार्ड करता है, द्रवों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करना किसके द्वारा सर, द्रवों की सतहों के मध्य, द्रवों की सतह आपस में घर्षण के द्वारा आकर्षण बल लगाती है, जिससे प्यारे विद्यार्थियों मूवमेंट जो होते हैं ना बच्चों, मूवमेंट मेरी कम हो जाती है। ठीक है, तो यही कारण है प्यारे विद्यार्थियों की वाटर बहुत जल्दी जल्दी फास्ट घूमता है और शहद और बच्चों घी जो है वो इतनी तेजी से गमन नहीं कर पाता है क्योंकि उनमें घर्षण ज्यादा है, और यही प्रॉपर्टी बच्चों शांता कहलाती है। और इसको सर ईटा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको क्या कहते हैं सर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ बच्चों विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, इसको ईटा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसका प्रत्यय क्या होता है सर, इसका प्रत्यय होता है पोइज, क्या बच्चों,
पोइज रहता है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि रेन ड्रॉप्स आर स्पेरिकल इन शेप बिकॉज ऑफ, कि वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति की होती है, इसका कारण क्या है? अभी मैंने आप लोगों को बताया। इसका कारण क्या था सर? इसका कारण यह था पृष्ठ तनाव या बच्चों सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से बच्चों इस वाटर की जो बूंद है प्यारे विद्यार्थियों वो नीचे की तरफ इस तरह से गोलाकार आकृति की हो जाती है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों इसकी सरफेस के नीचे उपस्थित जो मेरे अन्य अणु हैं वो उसको नीचे की तरफ बहुत अच्छे से खींचते हैं, जिसकी बच्चों ये चाहती है कि इसका एरिया मिनिमाइज हो। क्या क्या हो बच्चों? सर ये चाहती है वर्षा की बूंदे क्या चाहती है सर? इसका जो सरफेस एरिया है प्यारे विद्यार्थियों, इसका जर सरफेस एरिया जो है वो क्या चाहती है सर? सरफेस एरिया मिनिमम से मिनिमम हो। और सरफेस एरिया मिनिमम करने के लिए, सरफेस एरिया मिनिमम करने के लिए ये बच्चों मेरी जो गोलाकार हो जाती है, मिनिमम करने के लिए ये बच्चों कैसी कैसी हो जाती है सर? स्फेरिकल यहाँ मेरी गोलाकार रह जाती है। इसके पीछे का फैक्टर जो रेस्पॉन्सिबल है वो पृष्ठ तनाव है, F/L है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज, कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में इस सोडियम की बच्चों समन्वय संख्या कितनी होगी? अब प्यारे विद्यार्थियों सॉलिड स्टेट के कोरेस्पॉन्डिंग कुछ क्वेश्चन अपन लोग डिस्कशन करते हैं। अब अपन को पता है कि आयनिक क्रिस्टल में मेरा एक एनायन रहता है और दूसरा सर कैटायन होता है। अब ये एनायन जो रहता है प्यारे विद्यार्थियों वो तो उस पर्टिकुलर सॉलिड की प्यारे विद्यार्थियों उसकी जालक या लेटिस का निर्माण करते हुए कोई भी प्रकार की यूनिट सेल का फॉर्मेशन करता है। और ये कैटायन जो रहता है बच्चों, ये कैटायन सर वॉइड में जाता है। क्या किस में जाता है बच्चों? रिक्तिका में या वॉइड में जाता है। ये वॉइड क्या होते हैं सर? वॉइड प्यारे विद्यार्थियों सॉलिड में उपस्थित कुछ रिक्त स्थान जहां पर प्यारे विद्यार्थियों कोई भी एटम मेरा उपस्थित नहीं रहता है उसको बच्चों वॉइड कहते हैं। और इस प्रकार के वॉइड में बच्चों कौन जाएगा सर? मेरा कैटायन जाएगा आयनिक सॉलिड के दौरान। और यदि मैं बात करूं NaCl की, तो Cl माइनस का कार्य क्या रहेगा सर? Cl माइनस तो उस पर्टिकुलर आयनिक सॉलिड की बच्चों मेरी लेटिस का या यूनिट सेल का सर फॉर्मेशन करेगा, एक कोष्टिका का निर्माण करेगा, जैसे FCC है, CCP है, ECC है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में किसी एक यूनिट सेल का फॉर्मेशन करेगा मेरा एनायन। या NaCl की बात करूं तो सर Cl माइनस मेरा यूनिट सेल का फॉर्मेशन करेगा। अब मैं यदि बात करूं Na की, तो सर Na जो है मेरा जाएगा बच्चों वॉइड में जाएगा या सर रिक्तिका में जाएगा। अब वॉइड किस टाइप के रहते हैं सर? वॉइड मेरे पास बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे सर मेरे पास ट्राइंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड या चतुष्फलकीय वॉइड, या सर मेरे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड, या सर मेरे पास घनीय वॉइड, या क्यूबिक वॉइड, अष्टफलकीय वॉइड। इस तरह के चतुष्फलकीय वॉइड, अष्टफलकीय वॉइड या घनफलकीय बच्चों वॉइड मेरे पास पाए जाते हैं। और इन वॉइडों में कौन जाएगा सर? कैटायन जाता है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट तो अपन लोगों ने समझ लिया कि एक्चुअल में NaCl और Cl माइनस जाएंगे किसमें। अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर आया बच्चों समन्वय संख्या, ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? ये बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों पर्टिकुलर वर्ड की एक फिक्स समन्वय संख्या रहती है, उससे वो मिलकर के बना होता है। और यदि मैं बात करूं ट्राइंगुलर वर्ड की, तो ट्राइंगुलर वर्ड का निर्माण प्यारे विद्यार्थियों इसके आसपास उपस्थित तीन एटमों, यदि तीन एटम इस तरह से अरेंजमेंट हो जाए कि उनके द्वारा बना गए वॉइड की आकृति प्यारे विद्यार्थियों यदि त्रिभुजाकार है तो बच्चों उसको ट्राइंगुलर वॉइड कहते हैं। कितने वॉइड, कितने एटम मिलकर के उस वॉइड का निर्माण किया सर? तीन एटमों ने मिलकर के उस वॉइड का निर्माण किया, इसलिए प्यारा विद्यार्थी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की जगह 3 होगा। और यदि मैं चतुष्फलकीय की बात करूं तो उसका निर्माण बच्चों 4 एटम मिलकर के करते हैं, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर स्टूडेंट्स 4 होता है। और यही कोऑर्डिनेशन नंबर अष्टफलकीय के लिए या ऑक्टाहेड्रल के लिए 6 रहेगा, और क्यूबिक के लिए बच्चों कितना है सर? क्यूबिक के लिए मेरे पास 8 होता है। तो यहां पर मैं आप लोगों से डिस्कशन करता हूं कि टाइप ऑफ वॉइड्स, और यहां पर आ जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या। सबसे पहले मेरे पास आता है बच्चों ट्राइंगुलर वॉइड। क्या है बच्चों सर? ट्राइंगुलर वॉइड। तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा बच्चों 3। और दूसरा होता है मेरे पास टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड, इसके लिए बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा स्टूडेंट्स 4। और स्टूडेंट्स अपने पास आ जाएगा तीसरे नंबर पे सर ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय वॉइड। उसके लिए मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा बच्चों 6। और मेरे पास है लास्ट है बच्चों क्यूबिक वॉइड या घनीय वॉइड, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा स्टूडेंट्स 8।
और इन वॉइडों में हमेशा कौन जाएगा सर? इन वॉइडों में हमेशा मेरा केटायन या धनायन जाता है। ठीक है, ओके सर। अब मैं बच्चों आप लोगों से डिस्कशन करता हूं अब एक और नई चीज जिसका अपन लोग अभी अच्छे से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इस NaCl को अपन लोग यहाँ पर समझते हैं। एक्चुअल में इस NaCl की स्ट्रक्चर है क्या। सबसे पहले मैं यदि इस NaCl की बात करूं तो अभी अपन लोगों ने समझा कि ये दो प्रकार के जो है इसमें है मेरे पास कंपोनेंट। एक है सर Cl- है और प्यारे विद्यार्थियों सर Na+। और ये Cl- हमेशा बच्चों किसका निर्माण करेगा सर? लेटिस पॉइंट का या यूनिट सेल का निर्माण करेगा। और ये किसकी यूनिट का बनेगा सर? ये FCC का फॉर्मेशन करता है। यहाँ Cl- मेरी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स का निर्माण करेगा, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। और Na+ किसमें सर? Na+ हमेशा वॉइड में उपस्थित रहेगा। किसमें रहेगा सर? वॉइड में उपस्थित रहेगा। अपन को पता है केटायन हमेशा वॉइड में रहता है। और अब की बारी कौन सा वॉइड बनेगा? इनमें से कोई एक वॉइड का निर्माण करेगा। और NaCl के केस में Na+ बच्चों हमेशा और हमेशा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रहता है। किस में रहता है सर? अष्टफलकीय रिक्तिका में रहता है। और जब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है तो इस Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? और बच्चों जो मेरा केटायन जिस प्रकार के वॉइड में अवेलेबल है, मेरा केटायन इनमें से किसी भी वॉइड में जा सकता था। और कंडीशन ये है कि जिस वॉइड में ये केटायन या धनायन जा रहा है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी वही हो जाएगा जिस ये वॉइड में जा रहा है। यदि अष्टफलकीय में जा रहा है तो क्योंकि मुझे पता है कि अष्टफलकीय का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसमें गया कौन सर? Na+ गया। तो बच्चों Na+ का ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया क्योंकि वो अष्टफलकीय में गया था। अब ठीक इसी तरह से यदि मेरा Na+ चतुष्फलकीय वॉइड में चला जाता तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर प्यारे बच्चों 4 हो जाता। और इसी तरह से यदि घन्य या क्यूबिक वॉइड में जाता तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाता। लेकिन ये अपन को पता है कि ये तो पर्टिकुलर आयनिक सॉलिड की एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। अलग अलग प्रकार के आयनिक सॉलिड अलग अलग प्रकार की संरचना को प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर बच्चों Na+ जब मेरा अष्टफलकीय यहाँ प्यारे विद्यार्थी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जा रहा है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर स्टूडेंट्स इतना आ जाएगा सर? 6 आ जाएगा। तो बच्चों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा सर? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों अपने पास, इसका सर ऑप्शन सही है सी, अष्टफलकीय। यहाँ बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 किसका है सर? अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मेरा माना जाता है। सी ऑप्शन इसका एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि एट रूम टेम्परेचर सोडियम क्रिस्टलाइज इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल विथ एज लेंथ है बच्चों A बराबर 4.24 एंगस्ट्रम। द थ्योरेटिकल डेंसिटी ऑफ सोडियम जिसका एटॉमिक वेट है प्यारे बच्चों 23 इज। कि कमरे के ताप पर सोडियम काय केंद्रित घन्य जालक में क्रिस्टलीकृत होता है जिसके किनारे की लंबाई A इक्वल टू 4.24 एंगस्ट्रम है। तो सोडियम का बच्चों सैद्धांतिक घनत्व कितना रहेगा जिसका परमाणु भार है 23 ग्राम पर मोल। बच्चों अपने सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में एक यूनिट में स्पेशली मेंशन है टॉपिक, उसका नाम है डेंसिटी ऑफ सॉलिड या सॉलिड का घनत्व है। अब अपन को पता है बच्चों कि सॉलिड का घनत्व दो टाइप का रहता है। एक होता है बच्चों मेरे पास, मैं यूं कहूं कि टाइप ऑफ डेंसिटी, क्या सर? टाइप ऑफ डेंसिटी। और प्यारे बच्चों ये डेंसिटी मेरे दो टाइप की रहती है। पहली होती है सर, सबसे पहली होती है प्यारे बच्चों अपने पास सर थ्योरेटिकल डेंसिटी। थ्योरेटिकल डेंसिटी या इसको कहते हैं बच्चों क्या सर? इसको कहते हैं कैलकुलेटेड डेंसिटी। कैलकुलेटेड डेंसिटी, ओके ओके सर। दूसरा होता है मेरे पास बच्चों, इसी में थ्योरेटिकल थी, अब की बार आ जाएगी एक्सपेरिमेंटल, जस्ट रिवर्स। यहां पर है प्यारे विद्यार्थियों मेरे पास थ्योरेटिकल की जगह एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी, या इसको कहते हैं कैलकुलेट की जगह ये आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑब्जर्व डेंसिटी। इस तरह से बच्चों ये मेरे पास दो डेंसिटी थी जिनका मैंने प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से जिक्र कर लिया। पहली तो है थ्योरेटिकल डेंसिटी और दूसरी रहती है अपने पास ये एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड डेंसिटी। अब सर मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट क्या करना है? तो बच्चों अपन को कैलकुलेट करना है थ्योरेटिकल डेंसिटी या कैलकुलेट डेंसिटी। तो थ्योरेटिकल डेंसिटी को मैं यदि निकालने का प्रयास करूं प्यारे बच्चों तो अपन से पूछा ये है कि भाई थ्योरेटिकल डेंसिटी निकालिए। और थ्योरेटिकल डेंसिटी या कैलकुलेटेड डेंसिटी बच्चों हमेशा एक किसी भी फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए ही निकाली जाती है।
क्या कह रहा हूं कि थ्योरेटिकल डेंसिटी या कैलकुलेटेड डेंसिटी फॉर्मूले में न्यूमेरिकल डाटा की वैल्यू रख करके उनको कैलकुलेट किया जाता है, तब जाकर के बच्चों मेरी थ्योरेटिकल डेंसिटी निकलती है। तो अपन को पता है कि फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला रहता है बच्चों डेंसिटी का डेंसिटी इंटू मोलर मास इंटू बच्चों जेड अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। इसका बच्चों मैं फॉर्मूले को यदि आप लोगों से डिस्कशन करने का प्रयास करूं तो सर मोलर मास कितना है यहाँ पे, सर मोलर मास है 23 और जेड आ जाएगा बच्चों, क्योंकि अपन को पता है कि जेड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए 1 होता है, बीसीसी के लिए सर जेड 2 होता है और सर एफसीसी के लिए मेरे पास जेड क्या रहता है, तो है क्या सर यहाँ पर बच्चों बीसीसी है अपने पास, और जब बीसीसी कह रहा है तो अपन को जेड 2 लेना पड़ेगा। एन ए कितना है बच्चों, सर एन ए मेरे पास अवोगाड्रो नंबर 6.23 इंटू ये 23 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा बच्चों मेरे पास ए क्यूब को यदि मैं डिस्कस करने का प्रयास करूं तो 4.41 का बच्चों अपन को क्या करना पड़ेगा सर, ये करना पड़ेगा क्यूब, और ये आ जाएगा बच्चों मेरे पास 23 आ जाएगा माइनस का 24 सॉरी। और जब अपन लोग इसको और फर्दर यदि सॉल्व करें तो 23 इंटू 2 अपॉन बच्चों आ जाएगा 6.023 इंटू 4.24 को बच्चों में यहाँ पर 3 बार लिख सकता हूं, इंटू यहाँ पर है 23 और यहाँ पर है 20 माइनस का 24, तो ये आ जाएगा बच्चों अपने पास माइनस का 10 की पावर 1। ठीक है, इसको यदि मैं सॉल्व करूं बच्चों तो अपने पास यदि मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करूं तो लगभग 6 में 24 का भाग कितनी बार जाएगा, इसको रफली मैं 24 मानूं तो ये चला जाएगा बच्चों अपने पास सर, चला जाएगा 4 बार, और ये चला जाएगा बच्चों लगभग कितनी बार सर, ये चला जाएगा सर 2.12 बार चला जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके सर। और ये बच्चों 4 को यदि मैं डिसाइड करने का प्रयास करूं तो सर ये आ जाएगा 1.06, तो ऊपर क्या बच गया सर, ऊपर बच गया मेरे पास प्यारे बच्चों 1 इंटू 10 की पावर प्लस का 1 चला जाएगा माइनस ऊपर की जगह पे, और अपॉन में कितना है सर, अपॉन में है अपने पास प्यारे बच्चों ये है सर 2.14 इंटू है सर 1.06, और ये है प्यारे विद्यार्थियों सर मेरे पास आ जाएगा बच्चों 4.24। यदि मैं इसको और उधर सिंप्लीफाई करने का प्रयास करूं प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं इधर इसको लिखने का प्रयास करूं स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा अपने पास इधर, यहाँ पर मैं लिख सकता हूं, ऊपर है बच्चों अपने पास 10 और नीचे है बच्चों अपने पास 2 इंटू 4.24 इंटू है बच्चों सर 1.6, और यदि बच्चों मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा बच्चों अपने पास 8 4 और सर 8। ठीक है, और मल्टीप्लाई 1.16, और यदि बच्चों मैं इसको मल्टीप्लाई करने का प्रयास करूं तो 10 अपॉन समथिंग 9 या 10 के लगभग आ जाएगा, 10 के लगभग आ जाएगा, तो ये बच्चों अपना आंसर 1 आ जाएगा, कौन सा सर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से सिंप्लीफाई मैनर में बच्चों अपन को कैलकुलेशन करनी है, उतना डिटेल में नहीं जाना है, और ये बच्चों मैंने रफली कैलकुलेशन करके 10 अपॉन बच्चों 10 आ जाएगा, लगभग एक जो है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो बच्चों अपना आंसर आ जाएगा, और यही अपन से पूछा है कि इसकी डेंसिटी क्या रहेगी, तो बच्चों इसकी डेंसिटी आ जाएगी लगभग 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ए ऑप्शन इसका एब्सोल्युटली करेक्ट है। इस सैद्धांतिक से बच्चों घबराना नहीं है, थ्योरेटिकल डेंसिटी में बच्चों अपन को कॉमन फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला है अपने पास कि विच टाइप ऑफ डिफेक्ट हैज द प्रेजेंस ऑफ कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट, कि किस तरह की त्रुटि में अंतरकाशीय स्थान में धनायन की उपस्थिति होती है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि सॉलिड में मुझे डिफेक्ट तो पाया जाता है, यहाँ त्रुटि पाई जाती है, दोष पाया जाता है। अब एक ऐसा दोष जिसमें प्यारे विद्यार्थियों मेरा एक आयनिक सॉलिड था और उस आयनिक सॉलिड में कैटायन और एनायन उपस्थित थे, लेकिन हुआ क्या कि उसमें से कैटायन ने अपनी जगह छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड में या बच्चों अंतरकाशीय स्थानों में चला गया, तो उसकी वजह से डिफेक्ट जो उत्पन्न हुआ है उस डिफेक्ट को मैं क्या कहूंगा, तो प्यारे बच्चों उस डिफेक्ट को कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट या फ्रैंकल दोष। क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं सर फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। और उसमें होता क्या है बच्चों, सर होता यह है कि कैटायन जो होता है अपनी जगह छोड़ करके अंतरकाशीय स्थानों में चला जाता है, और इस फ्रैंकल डिफेक्ट के मेरे को पता है कि प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है, कि सर आवश्यक शर्त यह है कि इस आयनिक सॉलिड की बच्चों
जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ समन्वय संख्या बच्चों वो लो रहनी चाहिए या कम होनी चाहिए। कितनी सर? इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर सर 4 रहनी चाहिए या लो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, तभी वो फ्रैंकल डिफेक्ट दर्शाएगा। दूसरा सर, इसका सर रेडियस रेशियो हाई रहना चाहिए। रेडियस रेशियो बच्चों हाई होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। कैसे सर? सर इसका जो है मेरे पास कंडीशन ये है प्यारे बच्चों कि रेडियस ऑफ सर कैटायन जो है वो कम होनी चाहिए या कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू किसकी तुलना में सर? रेडियस ऑफ एनायन। मतलब क्या है कि सर कैटायन की साइज तो कम होनी चाहिए और सर एनायन की साइज या इस एनायन की त्रिज्या बच्चों ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ओके सर। अगला स्टेटमेंट क्या आएगा? इसके ऊपर सर डेंसिटी या घनत्व के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों? क्योंकि अपन को पता है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। क्यों सर नो इफेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों इसके ऊपर मास में और वॉल्यूम में किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ, वो अपनी जगह छोड़ करके जस्ट कहाँ गया है सर? ये सर गया है अपने उस अंतरकाशीय स्थानों में, इसलिए इसकी डेंसिटी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट है इसके एग्जाम्पल। सर इसके उदाहरण बताना, तो उदाहरण प्यारे बच्चों मैं आपको उधर करवा रहा हूं, यहां पर है इसके उदाहरण। सबसे पहला इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, वो है प्यारे बच्चों मेरे पास AgBr। दूसरा आ जाएगा मेरे पास प्यारे बच्चों AgCl। थर्ड आ जाएगा AgI और फोर्थ आ जाएगा बच्चों ZnS। क्योंकि इनकी साइज कैटायन की बहुत ज्यादा है, कैटायन की कम है, एनायन की साइज ज्यादा है और उनके बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर कम है, यहाँ 4 है। और यही कारण है कि ये फ्रैंकल डिफेक्ट प्रदर्शित करते हैं। कौन सा डिफेक्ट सर? ये बच्चों फ्रैंकल डिफेक्ट जो है मेरा प्रदर्शित करते हैं, फ्रैंकल दोष प्रदर्शित करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों इसका? सर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों को किसी को कुछ अच्छे से समझ में आया नहीं होगा, तो उसके लिए मैं इसको डायग्राम के द्वारा और अच्छे से क्लियर करता हूं। ये रहा प्यारे बच्चों इसका डायग्राम। ठीक है, ओके सर। इसका मैं आप लोगों से यदि बच्चों डायग्राम जो है डिस्कशन करने का प्रयास करूं स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा अपने पास प्यारे बच्चों, ये रहा इधर डायग्राम इसका। इसका डायग्राम बच्चों इस तरह से है। यहाँ पर ये आयनिक सॉलिड है, फ्रैंकल डिफेक्ट का बच्चों। अब यदि मैं डायग्राम आप लोगों से रिप्रेजेंट करने का प्रयास करूं, तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट है जिसमें कैटायन और एनायन एक आयनिक सॉलिड में अच्छे से गूंथे हुए हैं। हुआ क्या बच्चों? हुआ सर ये कि यहाँ पर एक मेरा कैटायन था, एक कैटायन था बच्चों, और ये एक कैटायन खुदा के बच्चों अंतरकाशीय स्थानों में चला गया है। इस इंटरस्टिशियल अंतर स्थानों में या इंटरस्टिशियल बच्चों वॉइड में चला गया है, और ये कैटायन यहाँ से कूद के बच्चों यहाँ पे गया है, इसीलिए बच्चों इसको फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट में एक कैटायन जो है वो अपनी जगह छोड़ करके इन वॉइडों में चला जाता है, अंतरकाशीय स्थानों में चला जाता है प्यारे बच्चों। ये मेरा एक फ्रैंकल डिफेक्ट का आप लोगों के पास रिप्रेजेंटेशन था। क्योंकि बच्चों ये इस बाहर नहीं गया, पूरे सॉलिड से बाहर नहीं गया, सिर्फ उसके अंतरकाशीय स्थानों में गया, इसलिए डेंसिटी बच्चों डी जो है वो सेम रहेगा, डेंसिटी में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, अपना ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये आपसे बच्चों डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। और आज इस क्लास में प्यारे बच्चों अपन लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए हैं, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन बच्चों अपन लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और बच्चों तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।